तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की इस कहानी के एपिसोड में। कल 26 जुलाई है। करगिल ऑपरेशन विजय जिसको कहिए, उस विजय दिवस को 20 साल पूरे हो जाएंगे कल। 1999 की बात थी ये। मई में शुरू हुआ था और 26 जुलाई को आखिरी जब टाइगर हिल पे तिरंगा फहराया था, उसके बाद ही इस विजय का ऐलान कर दिया गया था। तब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। पाकिस्तान में उस वक्त नवाज शरीफ प्रधानमंत्री। हमारे आर्मी के जो चीफ थे तब जनरल वीपी मलिक थे। पाकिस्तान के जनरल परवेज़ मुशर्रफ। बाकी इतने 20 सालों में, और आज अभी जो चल रहा है, चूँकि कल 20 साल पूरे हो रहे हैं, तमाम मीडिया सोशल मीडिया पे खबरें भरी पड़ी हुई हैं इसकी। इसमें बहुत सारे हमारे करीब 500 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे। उनकी शहादत की एक से बढ़कर एक बहादुरी की कहानियाँ हैं, वो भी ज़्यादातर आप लोगों ने सुनी होगी। तो मैंने आज सोचा कि आपको क्या सुनाऊं करगिल के बारे में। तो फिर मुझे लगा कि ये सारी कहानियाँ, बाकी चीज़ें किस्तों में छन छन कर सामने आती हैं, सुनते हैं। कभी और मौका मिला तो फिर बहादुरी के किस्से भी सुनाएंगे। मुझे लगा कि आज हमें वो सुनना और समझना चाहिए कि आखिर करगिल हुआ क्यों था। और ठीक है, हमने जंग जीती, हमारे इतने जवान शहीद हुए। अगर कुछ चीज़ें एहतियात बरती जाती तो शायद करगिल ना हुआ होता, नंबर 1। नंबर 2, इस करगिल ने पहली बार आंखें खोली हमारी इंटेलिजेंस को लेकर कि कहाँ पे इंटेलिजेंस में हमारी कमियां हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसने करगिल से हमको सबक सिखाया। तो कोशिश यही करूँगा कि इस पूरी जो कमियां थी जिसकी वजह से करगिल हुई, और ये सब डॉक्यूमेंटेड भी है। इवन जनरल वीपी मलिक जब रिटायर हुए सेना अध्यक्ष से, तो उन्होंने किताब लिखी और उन्होंने बाकायदा मेंशन किया कि करगिल क्यों हुआ और हम कहाँ पे मार खा गए और हमारी गलतियाँ क्या थी। ये भी है कि करगिल में जब वॉर शुरू हुआ मई में, तो पहला 1 महीना उस वक्त जो इस वॉर में शामिल थे बहुत सारे हमारे, उनका ये कहना था कि जिस तरीके से हमें ये जंग लड़नी चाहिए थी उस तरीके से नहीं लड़ पाए थे। उसके बाद 1 महीने के बाद फिर वो चीज़ें सब दुरुस्त हुई। उसकी वजह ये थी, कई चीज़ें थी। एक तो भौगोलिक हालत भी ऐसी थी कि आपका दुश्मन ऊंचाई पे है और आप नीचे हैं। तो वहाँ पे अगर एक दुश्मन भी बैठा हुआ है और आप नीचे से 100 भी जा रहे हैं तो आप ज़्यादा आसानी से निशाना बन सकते हैं उसके। तो ये कहा भी था एक जगह बुक में कि पाकिस्तान के एक सेना के जवान को काबू में करने या पहुँचने के लिए हमें करीब 27 जवानों की ज़रूरत पड़ रही थी। उसकी वजह यही थी कि वो चोटी पे बैठा हुआ था और हम नीचे थे। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक आदमी, आपको नीचे से सीढ़ी पे ऊपर चढ़ के जाना है और जो सीढ़ी के ऊपर खड़ा उसको पकड़ना है, काबू करना है, मारना और नीचे लाना है। तो इसमें पूरा रिस्क है। आपको नीचे से ऊपर जाते हुए वो देख रहा है, आप उसको नहीं देखेंगे क्योंकि वो ओट में है। तो इसलिए बहुत सारे चीज़ें हुई और ये जंग में काफ़ी नुकसान भी हुआ। शुरुआत इसकी, जो कहानी की शुरुआत है वो ऐसे है कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने उस वक्त के सेना अध्यक्ष, शायद कयानी थे, उनसे बन नहीं रही थी। तो कुछ स्टेटमेंट दे रखा था आर्मी चीफ के ख़िलाफ़। पाकिस्तान में ऐसा होता कम है, वहाँ आर्मी चीफ काफ़ी पावरफुल होता है। लेकिन नवाज शरीफ ने कि उनके साथ मतभेद हो गया। किसी पब्लिक फोरम पे नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ कुछ कह दिया, जिससे नाराज़ होकर आर्मी चीफ ने रिज़ाइन कर दिया। उस इस्तीफे के बाद अब ये था कि पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ कौन बनेगा। कमाल देखिए कि नवाज शरीफ ने जो नाम चुना, जिसको बनाया, वो नाम था जनरल परवेज़ मुशर्रफ। वही परवेज़ मुशर्रफ जिन्होंने बाद में उन्हीं नवाज शरीफ को तख्ते से हटा दिया और ख़ुद फिर पाकिस्तान पर हुकूमत करने लगे। तो नवाज शरीफ को आर्मी चीफ बनाने वाले मुशर्रफ को नवाज शरीफ थे। नवाज शरीफ ने बना दिया। नवाज शरीफ ने जब बनाया परवेज़ मुशर्रफ को, तो परवेज़ मुशर्रफ शुरू से ही, चूँकि वो पाक आर्मी का हिस्सा थे, तो कई चीज़ें थी इंडिया को लेकर, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता था। तो एक ये था कि उस वक्त सियाचिन पे हिंदुस्तान का कब्ज़ा था पूरा। तो परवेज़ मुशर्रफ इसको लेके भी बड़ा वो था कि हिंदुस्तान को किसी तरह से सियाचिन से इनका डाइवर्ट किया जाए। दूसरा, जो लेह जम्मू श्रीनगर जो नेशनल हाईवे है, जिससे सारी चीज़ें पहुंचती है हमारे आर्मी की भी, और वो इकलौता रूट है। तो परवेज़ मुशर्रफ का ये था कि अगर इस हाईवे को डिस्टर्ब कर दिया जाए, इस पर कब्ज़ा कर लिया जाए उन रास्तों पे, तो भारतीय फ़ौज को बड़ी तकलीफ़ होगी और फिर शायद वो सियाचिन से कब्ज़ा छोड़ के कुछ और करें।
तो ये सारे दिमाग में परवेज़ मुशर्रफ के चल रहा था और 1998 से ही परवेज़ मुशर्रफ ने गुपचुप तरीके से करगिल का पूरा प्लान बना लिया था और हमें इसकी भनक नहीं लगी। आईबी, रॉ या सेना की जो इंटेलिजेंस यूनिट है वो कहाँ कहाँ नाकाम हुई वो मैं इसके आगे बताऊंगा। लेकिन इसमें पहली चीज़ ये थी कि जो पाकिस्तान ने प्लान बनाया वो बिल्कुल ऐसा था कि उसकी किसी को भनक लगने नहीं दी और 98 से लेकर 99 तक पाकिस्तान इस पूरे ऑपरेशन में काम करता रहा। करगिल में मुजाहिदीन और आतंकवादियों के नाम पे वो अपनी सेना के लोगों को वहाँ पे इकट्ठा करना शुरू किया और धीरे धीरे करीब 5000 पाकिस्तानी आर्मी के लोग करगिल की अलग अलग पहाड़ियों पे काबिज हो चुके थे, बैठ चुके थे। हमें इसकी कोई भनक नहीं थी। कहते हैं कि 1 या 2 मई 1999 की बात है। करगिल के पास एक गांव है, उस गांव का नाम है गारकौन। गारकान गांव चूँकि भारत है वो LOC और बॉर्डर के एकदम पास में है और पहाड़ी पे है, तो वहाँ जो लोग रहते हैं उनकी जो ज़िंदगी जीने का ज़रिया है वो मवेशी चराना, जानवर चराना और यही सब है और कुछ है नहीं। तो उसी गारकौन गांव का एक शख्स जिसका नाम था ताशी नामग्याल, ताशी ने कुछ दिन पहले ही 12,000 रुपये में एक याक ख़रीदा था और काफ़ी महंगा था उस वक्त के हिसाब से 1999 में। तो वो याक उसका वो चलाता था और फिर घर ले आता था। 2 मई को उसने फिर याक को भेजा, बाकी उसके जानवर लौट आए, याक घर नहीं लौटा। तो उसको ये लगा कि कहीं भटक गया होगा, अभी नया नया ख़रीदा है। तो उसकी तलाश में ताशी जो है वो फिर बाहर निकलता है और इधर उधर भटकता रहता है और दूर से दिखाई दे ले इसलिए वो पहाड़ियों पे भी चढ़ता है और ऊंचाई पे जाके देखना चाहता है। इसी दौरान में जब वो उसके याक को ढूंढ रहा था, अचानक एक पहाड़ी पे चढ़ने के बाद उसे दूर पाकिस्तानी सैनिक नज़र आते हैं। पहले उसे लगा कि ये लोग शिकारी हैं, लेकिन फिर उनको ध्यान से देखने के बाद, चूँकि जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं आमतौर पे मिलिट्री और ये जो BSF और बाकी चीज़ें हैं, तो बॉर्डर के लोगों को बहुत बार ब्रीफ किया जाता है कि सीमा पार के दुश्मनों की पहचान क्या है, कैसे क्या कर सकते हैं, ताकि वो इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो बॉर्डर पे रहने वाले और LOC तो वैसे ही काफ़ी हैपनिंग जगह है जो लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो ताशी ने जब ध्यान से देखा तो उसे लगा कि ये पाकिस्तानी सेना के लोग हैं और बाकायदा उस वक्त पाकिस्तानी वर्दी जो आर्मी की वर्दी थी उसमें थे। तो उनकी तादाद देखकर ताशी घबरा गया। उसके बाद वो फ़ौरन नीचे उतरता है। इत्तेफाक से उसी वक्त उसको याक भी मिल जाता है। वो भागता हुआ आता है और अपने गांव के जो सबसे करीब में भारतीय सेना की जो पोस्ट था उस पोस्ट पे पहुंचता है और जाके वो जानकारी देता है कि ऐसे से उसने करगिल की पहाड़ियों पे पाकिस्तानी सेना को देखा। इससे पहले ऐसी कोई खबर नहीं थी, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। जब वहाँ चौकी पे जो तैनात थे उनको पता चलता है, फिर वो अपने अफसरों को खबर देते हैं। इसके बाद वहाँ चॉपर से देखा जाता है कि वाकई ऐसा है, क्योंकि इन सब बातों को आप हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन जब चॉपर गया ढूंढने के लिए तो वो सारे छुप चुके थे, मिले नहीं। अगले दिन फिर वहाँ पे जो पोस्ट पे सारे अपने सेना के जवान तैनात थे वो लोग जाते हैं और उनमें से 5 जवान पाकिस्तानी जो सैनिक थे वहाँ पे करगिल की पहाड़ियों पे छुपे हुए, वो उनके हत्थे चढ़ जाते हैं और वो उन 5 की हत्या कर देते हैं। तब पहली बार ये साफ हो जाता है कि जो ताशी ने खबर दी थी वो सच है और पाकिस्तानी सेना करगिल की पहाड़ियों तक पहुंच चुके हैं। 5 जवानों की शहादत के बाद अब जाहिर सी बात है सेना में भी सारी चीज़ें होती हैं और इसके बाद फिर ये बात, तब जनरल्स जो VP मलिक थे वो इंडिया में भी नहीं थे, बाहर थे। फिर उन्हें वहाँ के जहाँ जिस कंट्री में थे वहाँ के एम्बेसी के थ्रू जानकारी मिलती है, वो वापस इंडिया आते हैं। और 3 मई को जब ये 5 जवानों की शहादत होती है, उसके बाद ये साफ हो जाता है कि करगिल की पहाड़ियों पे पाकिस्तानी सेना है और वो कब्ज़ा करने की नीयत से घुसा है। फिर खबर आती है करीब 5000 सैनिक हैं और उनका पूरा प्लान यही था कि सेना पाकिस्तानी सेना का नाम ना है और वो ये दिखाएं कि ये सब मुजाहिदीन हैं, आतंकवादी हैं और वो घुसपैठ करने के लिए जम्मू कश्मीर में आए, तो पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना बदनाम नहीं होगी। लेकिन वो पाकिस्तानी सेना का रोल कैसे खुला, वो कैसे मुजाहिदीन के साथ मिल के आतंकवादी के भेस में फिर करगिल में लड़ाई लड़ रहे थे, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन फिर ये हुआ कि
3 मई 1999 को आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। हमारी कोई तैयारी नहीं थी उस वक्त। दुश्मन पहाड़ी के चोटी पे था, हम नीचे थे। हम ज़्यादा आसानी से शिकार बन सकते थे, उनका शिकार करना मुश्किल था। धीरे धीरे खैर फिर चीज़ें हुई और 2 महीना ये लड़ाई चली। इस पूरी लड़ाई में करगिल के जो करीब 2 महीने के आसपास चली थी, इसमें जो बताया गया फिगर आया कि करीब 2,50,000 गोले दागे गए थे, करीब 5,000 बम गिराए गए, 300 से ज़्यादा मोटार, तोप, रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा हर रोज़ लड़ाई के दिन हर मिनट में 1 राउंड फायर होता था, गोली चलती थी। कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी एक जंग में जो दुश्मन की टुकड़ी पे या दुश्मन के अड्डे पे सबसे ज़्यादा अगर बमबारी हुई तो वो करगिल के ही दौरान हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं। उसके बाद धीरे धीरे फिर हमने एयरफोर्स का भी सहारा लिया, हमने मिग भी उतारा। हमारे मिग 27 और मिग 29 इन्होंने बमबारी की। हमारे 1-2 जो मिग थे, एक और वो पाकिस्तान ने गिरा भी दिया था, क्योंकि उनको उस वक्त तक एडवांटेज था क्योंकि वो ऊंचाई पे थे। लेकिन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी फिर उनकी हालत पस्त होते गए। फिर हमारे बहुत सारी वीरता की कहानियाँ आई और आखिरकार 26 जुलाई को हमने ये जंग जीत ली। लेकिन अब सवाल ये है कि करगिल में करीब 5,000 पाकिस्तानी आर्मी के जवान 1998 में परवेज़ मुशर्रफ ने प्लान बनाया। 1998 में कहते हैं कि जून में ये शुरू हुआ था, परवेज़ मुशर्रफ के पाकिस्तानी आर्मी का चीफ बनने के बाद। और 1999 मई में करगिल की लड़ाई शुरू हुई। तो लगभग 1 साल तक हमें पाकिस्तान की इस पूरी रणनीति, इस पूरी प्लानिंग, इस पूरी साजिश के बारे में पता क्यों नहीं चला। इसके ऊपर पूरी जब छानबीन हुई, इंक्वायरी हुई, तो जो चीज़ें सामने आई वो कुछ ऐसे थी कि करगिल को लेकर आईबी, जो कि हिंदुस्तान के अंदर में कुछ जो चीज़ें होती है उसकी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का काम आईबी का होता है। तो अगर जम्मू कश्मीर या एलओसी के इस पार घुसपैठ हो रहा है, घुसपैठिए जमा हो रहे हैं, वो कोई ऐसी साजिश रच रहे हैं, तो आईबी के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी। लेकिन आईबी के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, हिंदुस्तान की सरहद के बाहर अगर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश रची जा रही है तो उस पूरी प्लानिंग के लिए जो जानकारी इकट्ठे करने का काम है वो रॉ का है। लेकिन पूरे 1 साल तक रॉ ने ऐसा कोई इनपुट नहीं दिया जिससे पता चले कि पाकिस्तानी आर्मी करगिल में घुसकर और ऐसा कोई जंग करने जा रही है। तो यहाँ पे रॉ की भी नाकामी थी। तीसरी खुद जो आर्मी की अपनी इंटेलिजेंस होती है, इनकी 3 इन्फेंट्री की इंटेलिजेंस थी, लेकिन आर्मी ने बाकी सारी जानकारी अलग अलग वक्त पे देते रहे, लेकिन उनके पास भी ये पुख्ता जानकारी नहीं थी कि करगिल में ऐसा कुछ हो रहा है। तो जो हमारी 3 बड़ी एजेंसियां थी, 3 बड़ी जो सोर्सेस थे जिनसे हमें जानकारी मिल सकती थी, वो तीनों करगिल के बारे में कोई भी पुख्ता और सही जानकारी देने में नाकाम रही, और ये सबसे बड़ी इंटेलिजेंस की फेलियर मानी जाती है। अब इसमें जब जांच हुई तो पता चला कि जून 1998 से लेकर अप्रैल 1999 तक इन तीनों एजेंसियों ने, आईबी, रॉ और जो 3 इन्फेंट्री जो मिलिट्री के इंटेलिजेंस यूनिट है, इन्होंने इस 1 साल के दौरान जून 1998 से लेके मई 1999 तक कई रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान की ओर से अलग अलग सीमाओं पे, ख़ासतौर पे एलओसी के ज़रिए आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जा सकती है, ये रिपोर्ट थी। पाकिस्तानी आर्मी की तैयारियां युद्ध जैसी है, ये कहीं पर रिपोर्ट नहीं दी गई। उस वक्त किसी भी एजेंसी का सीमा पर कोई नेटवर्क नहीं था, मतलब बॉर्डर पर। और ये पहली चीज़ थी जो करगिल वॉर के बाद सामने आई, वो ये कि आमतौर पे जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं दोनों तरफ के, हमारे एलओसी पे या जो भी हमारा भारत पाकिस्तान के साथ सीमा लगता है, वहाँ के लोगों के बीच में अपना नेटवर्क मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके पहली खबर, पहली मुखबरी जो होती है वो लोग देते हैं जो लोकल वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि आपकी पोस्ट बॉर्डर पे वो फिक्स जगह यहाँ है। लेकिन गांव के लोग जो बॉर्डर पे रहते हैं कहते हैं कि वो चिड़ियों, परिंदों की आवाज़ से भी पता लगा लेते हैं कि दूर से कोई आ रहा है या कोई नहीं आ रहा है, कोई दुश्मन है, दोस्त है।
वो सारी चीज़ें उनकी जानकारी होती है। और चूँकि बॉर्डर पे रहते हैं और LOC में वैसे भी जो कश्मीर का हिस्सा है उधर बहुत सारे इनके रिलेटिव उधर हैं, उनके इधर है, तो वो आपके लिए बेस्ट सोर्स का काम करते हैं, दुश्मनों के बारे में बेस्ट जानकारी देते हैं। हम लोगों से गलती ये हुई कि हमने बॉर्डर पे रहने वाले लोगों को भरोसे में नहीं लिया और उनके जितना नज़दीक होना चाहिए था, जो कम्युनिकेशन गैप होना चाहिए था, वो नहीं था। और यही वजह है कि बॉर्डर के पे रहने वाले लोगों से 1 साल से जो तैयारी चल रही थी हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, बल्कि कहते ही हैं कि हमारे उल्टे रिश्ते थे, जिसकी वजह से वो जानबूझकर हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देते थे। लेकिन इसी का दूसरा पहलू ये देखिए कि अगर ये रिश्ता बॉर्डर पे रहने वाले लोगों के साथ अच्छा होता और वो उनको हम उस हिसाब से अपने उसमें रखते, इन्फॉर्मेशन के लेवल पे उनका भरोसा जीत कर, तो इस करगिल की पहली जानकारी कि पाकिस्तानी सेना करगिल की पहाड़ियों में है कौन देता है? एक चरवाहा देता है जो वहीं के गांव में रहने वाला था। तो अगर एक चरवाहा इस तरह की इन्फॉर्मेशन आके दे सकता है तो उस गांव के लोगों को भी पूरी जानकारी बहुत सारी होती है जो दे सकते थे। तो पहली बार ये हुआ कि जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं उनके और इंटेलिजेंस यूनिट जो है, चाहे वो सेना की हो या पुलिस की हो या आर्मी के इंटेलिजेंस यूनिट की, उनके बीच में एक रिश्ता होना चाहिए। ये चीज़ पहली बार करगिल वॉर के बाद समझ में आई। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ थी कि पाकिस्तान के जो फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरिया से जुड़ा कोई भी ऐसी सूचना नहीं मिली जहाँ पे ये था कि इनकी कोई मूवमेंट हो रही है, इनकी आर्मी की मूवमेंट हो रही है, इनके हथियारों की मूवमेंट हो रही है, इनके गोला बारूद की मूवमेंट हो रही है, और ये कोई नहीं। बीच बीच में सिर्फ इनपुट ये आ रहा है कि वो लोग फिदाइन को भेज सकते हैं, वो यहाँ पे टेररिस्ट को भेज सकते हैं और LOC में जम्मू कश्मीर में उथल पुथल करने की कोशिश की जा सकती है। जून 1998 में IB ने एक और रिपोर्ट दी थी, उसमें कहा था कि जो POK पाक अधिकृत कश्मीर है वहाँ पे आतंकियों की कैंप से करीब 50 से 150 किलोमीटर दूर नॉर्थ की तरफ यानी द्रास करगिल के सामने वाले इलाके में जिहादियों की हलचल हो सकती है। तो ये द्रास करगिल सब बता रहे हैं कि हलचल हो सकती है, वहाँ से LOC क्रॉस करके इधर आ सकते हैं, लेकिन वो आतंकवादी होंगे, वो मुजाहिदीन होंगे। आर्मी का यहाँ पे भी कहीं जिक्र नहीं था और पाकिस्तानी आर्मी ने यही एक पूरी साजिश रची थी कि वो मुजाहिदीन के नाम पे अपनी आर्मी को भेजेंगे और वो जंग लड़ेगी, क्योंकि वो वेल ट्रेंड है। हमारी एजेंसी इन चीज़ों को पकड़ने में भी फिर मार खा गई। इसके अलावा जितनी भी इस तरह की चीज़ें दी फोर्सेस ने, IB ने, रॉ ने, उसमें से कहीं पे भी एक बार भी ये नहीं कहा गया कि पाकिस्तानी आर्मी तैयारी कर रही है। जितनी भी जानकारियाँ आई वो यही है कि घुसपैठ हो सकती है, इस एरिया से हो सकती है, उस एरिया से हो सकती है लेकिन पाकिस्तानी आर्मी कुछ ऐसा करेगी ये जानकारी नहीं थी। तो ये IB, रॉ और सेना की अपनी इंटेलिजेंस यूनिट की सबसे बड़ी नाकामी थी। आर्मी चीफ जनरल VP मलिक ने अपने बुक में बाकायदा इसका मेंशन किया। उन्होंने कहा कि इस करगिल के बाद ही फिर बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के साथ उनकी एक आपस में जो रिश्ता है वो बेहतर बनाना और उनको अपने लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सारी चीज़ें करगिल वॉर के बाद हुई। और उससे पहले अगर ये होता तो आज भी कहते हैं खुद आर्मी के कि अगर हमारी इंटेलिजेंस को ज़रा सी भी भनक मिलती तो शायद करगिल वॉर होता नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो पाकिस्तान में हमारे अपने स्पाई या जो एजेंसियां काम कर रही थी, जाहिर सी बात है अलग अलग हर डिपार्टमेंट में होते हैं, रॉ के बहुत सारे ऐसे हैं। एक और नाकामी ये थी कि पाकिस्तान आर्मी पूरी प्लानिंग कर रही है, 1 साल से कर रही है। जितना प्लानिंग लंबा होता है उतना उसके लीक होने का खतरा ज़्यादा होता है, लेकिन 1 साल तक पाकिस्तान प्लानिंग करती रही इस पूरे करगिल को लेकर। और पाकिस्तान में भी हमारे जो अपनी जो सोर्सेस थी उनसे भी कहीं से भनक नहीं मिली कि पाकिस्तान ऐसा कुछ करगिल में करने जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी ये एक तरह से नाकामी थी हमारी। जो करगिल की पूरी लड़ाई थी ये करीब 100 किलोमीटर के दायरे में लड़ी गई थी और उसमें 5000 जो बाकी लोग तो कहते कि 5000 पाकिस्तानी आर्मी के लोग घुसपैठिए या मुजाहिदीन या आतंकवादी के भेष में वहाँ थे। और ये लोग भारतीय सीमा जो अपनी बॉर्डर है उसके 8 से 9 किलोमीटर तक अंदर आ गए थे। और फिर उसके बाद ऑपरेशन विजय हमारा शुरू हुआ था, जिसमें टोटल 527 हमारे जो जवान थे वो शहीद हुए और 1363 जो है वो घायल हुए थे। अब
इस पूरे मामले में पहले ये कहीं से भी नहीं था कि पाकिस्तानी आर्मी इसमें इन्वॉल्व। पाकिस्तान लगातार इसको मना कर रही थी। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर का दौरा कर गए थे, बहुत सारे लोग गए थे लाहौर, बस बड़ा फेमस सब कुछ, नवाज़ शरीफ के साथ बड़े अच्छे रिश्ते भी। अभी अचानक जब करगिल वॉर होता है तो कहते हैं कि जब ये चल रहा था तब वाजपेयी जी ने नवाज़ शरीफ को फ़ोन किया और कहा कि एक तरफ आप लाहौर बुला के हमें गले लगाते हैं और दूसरी तरफ आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये आपने ठीक नहीं किया। तो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ उस वक्त कुछ बोल रहे थे, इसी बीच में उस वक्त फिर अटल बिहारी वाजपेयी नवाज़ शरीफ से कहते हैं कि एक सेकंड आप इनसे बात कीजिए। तो नवाज़ शरीफ को मालूम नहीं था कि कौन है। उस वक्त एक्चुअली अटल बिहारी वाजपेयी के साथ दिलीप कुमार यानी यूसुफ खान बैठे हुए थे, और जो उन्होंने फ़ोन पकड़ाया था वाजपेयी जी ने वो सीधे दिलीप कुमार के हाथ में दिया था, और दिलीप कुमार फिर फ़ोन पे थे और नवाज़ शरीफ से यही कहते हैं कि मियाँ आपने अच्छा नहीं किया ये, क्योंकि आप जब भी बॉर्डर पे इस तरह की चीज़ें करते हैं तो उससे देश के मुसलमानों के ऊपर बहुत असर पड़ता है, उनका बाहर निकलना मुश्किल होता है, लोग उनको शक की नज़रों से देखते हैं, गलती आप करते हैं, तो आपने ये धोखा दिया और आपने अच्छा नहीं किया। तब फिर मियाँ नवाज़ शरीफ कहते हैं कि उन्हें सच में इस करगिल वॉर के बारे में कुछ पता नहीं है, और ये जो कुछ भी है शायद जो आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ उनकी तरफ से, और यही बात नवाज़ शरीफ ने वाजपेयी जी से भी कही थी। पाकिस्तानी लेकिन आर्मी लगातार इनकार करती रही। उसने कहा कि करगिल में हमारे कोई लोग नहीं हैं, वो कश्मीर के ही मुजाहिदीन हैं, कश्मीर के ही जो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं वो लोग हैं। पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी आर्मी से इसका कोई लेना देना नहीं। लगातार ये चीज़ें चलती रहीं। इस दौरान अमेरिका में उस वक्त बिल क्लिंटन शायद प्रेसिडेंट थे, तो पाकिस्तान से ये भी कहा था कि तुम फ़ौरन रोको, पर वहाँ यही था कि नवाज़ शरीफ की बात को आर्मी मान नहीं रही थी, और परवेज़ मुशर्रफ का बड़ा सिंपल था, और ये भी कहते हैं कि शायद अंधेरे में रखा था, लेकिन पाकिस्तान लगातार इनकार कर रहा था। अब पाकिस्तान इनकार कर रहा है हमारे पास, लेकिन बहुत सारे सबूत मिल रहे हैं, पाकिस्तानी वर्दी, उनके आर्म्स, ये वो सारी चीज़ें। तो लेकिन उसको सरेआम कैसे साबित किया जाए कि पाकिस्तान करगिल वॉर में शामिल था। यहाँ पे कहते हैं कि हमारी मदद शायद CIA और मोसाद इन दोनों ने की, इनमें से किसी एक ने की। ज़्यादातर लोग कहते हैं मोसाद ने की, जो इजरायली खुफिया एजेंसी है। पाकिस्तान के अंदर इन्होंने फ़ोन टैप किया और ये रॉ के ज़रिए कराया। उस वक्त जब ये करगिल वॉर चल रहा था, उस बीच में जनरल परवेज़ मुशर्रफ शायद पाकिस्तान से बाहर थे और चीन या रूस में थे। तो परवेज़ मुशर्रफ और पाकिस्तान के जो उस वक्त जो एक आर्मी के बड़े अफसर थे, उन दोनों के बीच में फ़ोन पे बात हो रही थी, और वो पूरी बातचीत रॉ ने मोसाद की मदद से रिकॉर्ड कर लिया। उसकी पूरी ट्रांसक्रिप्ट थी, ऑडियो थी। अब उस बातचीत में ये था कि जो इस्लामाबाद की तरफ से जो फ़ोन पे बात कर रहा था वो आवाज़ बहुत क्लियर थी, और जो दूसरी तरफ से बात कर रहा था उस वक्त शायद रूस या चीन में से किसी एक जगह थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, वो आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। तो उससे अंदाज़ा लगाया गया कि जो फ़ोन की टैपिंग हुई है ये इस्लामाबाद से की गई। तो इस्लामाबाद में फिर ये रॉ और मोसाद, तो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसलिए कामयाबी थी कि इसके ज़रिए हम पाकिस्तान को बेनकाब करने जा रहे थे। तो उस फ़ोन टैप को करने के बाद फिर सुनाया गया और वाजपेयी जी को दिया गया उसकी पूरी ऑडियो क्लिप और ट्रांसक्रिप्ट कि ये देखिए, इससे पता चलता जो फ़ोन रिकॉर्ड किया गया था उसकी बातचीत जो थी, जो पूरी जिसकी ट्रांसक्रिप्ट है, वो ट्रांसक्रिप्ट की एक कॉपी है मेरे पास, जो मैं आप में से बहुत लोगों को पता नहीं कहीं पढ़ा या सुना है। तो एक वहाँ पे अजीज़ थे एक पाकिस्तानी आर्मी के, और वो बात कर रहे थे दूसरी तरफ दूसरे शख्स से। तो अजीज़ की आवाज़ आती है और ट्रांसक्रिप्ट में ये है कि अजीज़ कहता है कि ये पाकिस्तान है, हमें रूम नंबर 83315 में कनेक्ट कीजिए। दूसरी तरफ से जो आवाज़ थी वो मुशर्रफ की आवाज़ थी, परवेज़ मुशर्रफ की। तो कनेक्ट कर दिया जाता है। मुशर्रफ कहते हैं हेलो अजीज़, इधर से फिर अजीज़ कहते हैं कि ग्राउंड सिचुएशन ओके, कोई बदलाव नहीं। उनके एक MI-17 हेलीकॉप्टर को गिराया गया है। क्या आपने कल की खबर सुनी कि मियाँ साहब ने अपने भारतीय समकक्ष से बात की है, यानी नवाज़ शरीफ ने वाजपेयी जी से बात की है।
उन्होंने उनसे कहा कि मामले को तूल आप लोग दे रहे हैं, वायुसेना का इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ और इंतज़ार करना चाहिए था। उन्होंने उनसे कहा कि हम तनाव को कम करने के लिए फॉरेन मिनिस्टर सरताज अजीज़ को दिल्ली भेज सकते हैं। इधर से मुशर्रफ, ओके, क्या ये MI-17 हमारे इलाके में गिरा है? अजीज़, नहीं सर, ये उनके इलाके में गिरा है, हमने उसे गिराने का दावा नहीं किया है, हमने मुजाहिदीनों से उसे गिराने का दावा कराया है। मुशर्रफ, अच्छा किया। अजीज़, लेकिन ये देखने वाला सीन था, हमारी अपनी आंखों के सामने उनका हेलीकॉप्टर गिरा। मुशर्रफ, वेल डन। क्या इसके बाद उन्हें हमारी सीमा के पास उड़ान भरने में दिक्कत हो रही है? क्या वो डरे हैं या नहीं? इस पर भी नज़र रखो। क्या अब वो हमारी सीमा से दूरी बनाकर उड़ रहे हैं? अजीज़, हाँ, अब उन पर बहुत दबाव है, उसके बाद उनकी उड़ानों में कमी आई है। मुशर्रफ, बहुत अच्छे, फर्स्ट क्लास। ये बातचीत थी और ये ट्रांसक्रिप्ट थी। इस बातचीत की पूरी ट्रांसक्रिप्ट 1 जून 1999 को प्रधानमंत्री वाजपेयी को सुनाई गई, कैबिनेट ने भी सुनी। अब इसके बाद वाजपेयी जी ने फैसला लिया कि इस बातचीत को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को ज़रूर सुनानी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि कोई एक आर्मी चीफ और मुशर्रफ और उनके बीच में बात हो रही है। लेकिन ये था कि टेप इस्लामाबाद कौन लेकर जाएगा। तो फिर कहते हैं कि एक बहुत ही खुफिया मिशन के तहत एक जर्नलिस्ट और एक फॉरेन मिनिस्ट्री के एक ऑफिशियल, इन दोनों को इस्लामाबाद भेजा गया 4 जून को। और अब यह है कि टेप वहाँ पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे पकड़ा भी जा सकता है, वो आर्मी अगर कुछ ऐसा करे तो फिर इनको एक डिप्लोमेट का दर्जा दिया गया, क्योंकि डिप्लोमेट जब ट्रैवल करता है तो उसकी तलाशी और ये चीज़ें नहीं होती है। तो उनके थ्रू वहाँ पे भेजा गया। नवाज शरीफ को ये टेप दिया गया, उन्होंने सुना, ट्रांसक्रिप्ट सुनी, और उसके बाद उसके ये 4 तारीख की बात है। 11 जून को जब फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आ रहे थे पाकिस्तान के सरताज अजीज़, तो उस टेप को नवाज शरीफ के पास भेजने के ठीक 1 हफ्ते बाद 11 जून को सरताज अजीज़ के हिंदुस्तान आने से ठीक पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है इंडिया में, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस टेप की बहुत सारी कॉपियाँ बनाकर और उसके ट्रांसक्रिप्ट मीडिया को बांट दी जाती है, ताकि दिल्ली में जितने भी दूतावास हैं, एम्बेसी हैं पूरे वर्ल्ड के, उन सब तक भी ये पहुंच जाए और इससे ये क्लियर हो जाए कि इस करगिल के वॉर में पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी डायरेक्ट इन्वॉल्व है। तो ये एक चीज़ बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि एक पुख्ता सबूत था पाकिस्तान के उसमें शामिल होने में, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी का चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के आर्मी के एक आला अफसर से बात कर रहा है, और वो बातचीत रिकॉर्ड होती है, और उस रिकॉर्डिंग के ज़रिए क्लियर हो जाता है कि करगिल वॉर एक्चुअली किसकी देन थी। इसके बाद फिर खैर ये जून की बात थी, 11 जून पर नवाज शरीफ और मुशर्रफ, जाहिर सी बात है दोनों में टसल चल रहा था, और नवाज शरीफ को मुशर्रफ को हटाना था। मुशर्रफ पहले से ही मन बना चुके थे कि पाकिस्तान की गद्दी पे बैठना है, तख्ता पलट करना है, प्रेसिडेंट बनना है, मिलिट्री रूल लगाना है। तो वो सारी चीज़ें हुई, लेकिन उसके बाद फिर इंडिया पीछे नहीं हटी। अपने सारे जवानों के बलबूते पे हमने 26 जुलाई को आखिर में टाइगर हिल पे तिरंगा फहराया और वहाँ से पाकिस्तानियों को खदेड़ के भगाया, और इस तरह से करगिल की एक वॉर की जीत हुई। इस जीतने के बाद 2 चीज़ें हुई। एक तो हिंदुस्तान में देशभक्ति को लेके बड़ा उस वक्त लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जोश जगा, और जिससे फिर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई। हमारे डिफेंस का बजट बढ़ना शुरू हुआ, हमारे बॉर्डर पे जो है मॉनिटरिंग इंटेलिजेंस सिस्टम ये सब दुरुस्त किया गया। इसके ठीक उलट पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में लोगों का गुस्सा आया, नवाज शरीफ की सरकार गई, तख्ता पलटा गया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के हुक्मरान बने, और पाकिस्तान की बहुत फजीहत हुई इस पूरे करगिल वॉर को लेकर। लेकिन कुल मिलाकर करगिल वॉर से एक नसीहत हमने ये ली कि अगर हमारी इंटेलिजेंस अच्छी सॉलिड होती तो शायद इसकी नौबत ना आती। बट 1999 के बाद अब 2019 में चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। अब हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांस हैं इस इंटेलिजेंस लेवल पे और बाकी लेवल पे, और उम्मीद यही करते हैं कि आगे ऐसा कुछ कभी ना हो, और हो तो उससे पहले हमें पता चल जाए कि कब कहाँ किसके दिमाग में कौन सी साजिश घूम रही है, वो क्या करना चाहता है। तो ये थी पूरी कहानी। मुझे लगा कि थोड़ा सा डिफरेंटली आपको उसके पीछे की वजह और क्या थी वो बताऊं। और एक ये भी कहते हैं कि इस करगिल के लिए जो जिम्मेदार था जो परवेज़ मुशर्रफ, सियाचिन से हिंदुस्तान को हटाना और जम्मू कश्मीर नेशनल और लेह जो हाईवे है
उसको डिस्ट्रैक्ट करना, डिस्टर्ब करना, ताकि हमारा वो जो कनेक्शन टूटे। ये 2 मोटिव इस करगिल युद्ध के पीछे की थी। दीपक अब बताओ। तो एक सवाल है कि ये जो आपने बताया कि फोन टैप हुआ था, कई लोग कह रहे हैं चाइना वालों ने अमेरिका को बेचा था, फिर अमेरिका ने हमें बताया, इस बात की कितनी सच्चाई? नहीं, ये जो पहली बार ये जो फ़ोन टैप की बात है, ये जनरल वीपी मलिक उनके पास ही आया था। और हमारी अपनी जो एजेंसी थी उसने एक जो हमारे रॉ के सेक्रेटरी थे, उन सेक्रेटरी ने जनरल वीपी मलिक को देखी थी। और वीपी मलिक ही वो थे जिन्होंने ये पहचाना था कि तब तक ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं था कि आवाज़ किसकी है, तब उन्होंने ये पुख्ता किया था कि जो दूसरी आवाज़ है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की है। और उसके बाद ही फिर ये चीज़ इतनी सीरियस हुई। सर एक सवाल है कि मोसाद क्या पैसे लेके अपनी इंटेलिजेंस बेचता है? क्योंकि हर बार ऐसा देखा जाता है कि मोसाद ही हमें कुछ ना कुछ दे रहा होता है। 2 चीज़ें हैं। देखिए कि इजराइल के साथ हमारे रिश्ते बड़े मतलब अच्छे हैं, और मोसाद और रॉ ने मिलकर बहुत सारे जॉइंट ऑपरेशन एक साथ किए हैं। बट ऐसा कई बार होता है कि किसी भी मुल्क की खुफिया सीक्रेट जो सर्विसेज होती हैं, एजेंसियां होती हैं, वो पैसों के लिए भी काम करती हैं। कोई इन्फॉर्मेशन हो, किसी दुश्मन को रास्ते से हटाना हो, इस लेवल पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा ये कोई वो नहीं है कि बिना किसी फ़ायदे के भी कोई मदद करता। कई बार ऐसा हुआ है। सर कई लोग चाहते हैं जो कालिया कैप्टन सौरभ कालिया की जो डेथ हुई थी सबसे पहले, मैं वही आपको मैंने शुरू में बताया कि जिसमें भी इसमें शहादत जो वीरता है, मैंने इसलिए इसको अलग रखा। वो मैं कभी और आपको वो सारी कहानियाँ सुनाऊंगा। उनका सवाल है कि उनके पापा अभी भी दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने जानबूझ के काम किया था। इतने सबूत होने के बाद भी क्यों हम अब तक कोई कार्रवाई नहीं? तो ये तो क्लियर हो चुका था, फ़ोन से ही पता चल चुका था कि पाकिस्तान ने किया। फिर उसके बाद बहुत सारी किताबें लिखी गई, पाकिस्तान में लिखी गई। नवाज़ शरीफ ने बाद में फिर ये चीज़ खुलासा किया कि उनके साथ धोखा हुआ था और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ये सारी चीज़ें गुपचुप तरीके से की, उन्हें बताया नहीं, और करगिल जो है उनकी नॉलेज में नहीं था। तो ये तो बात में सब कुछ आम हो गया कि इसमें सीधे सीधे पाकिस्तान और परवेज़ मुशर्रफ शामिल थे। सर निशांत कुमार जी का सवाल है, सर इजराइल हमारा इतना अच्छा दोस्त है, दोनों कंट्री आपस में बहुत सारी आर्मी प्रैक्टिसेस करती हैं, तो क्यों हम इजराइल से नहीं सीखते? क्यों वहाँ पे एक भी टेररिस्ट अटैक नहीं होता है? निशांत साहब, मोसाद और इजराइल शुरू से इन चीज़ों पे बहुत लंबा काम किया है। हम लोग बहुत थोड़ा देर से जागे हैं। दूसरा एक और भी चीज़ है कि इजराइल की पॉपुलेशन, इजराइल की प्रॉब्लम, इजराइल का इलाका हम लोगों के आगे कहीं नहीं है। हम मतलब उनसे 1000 गुना ज़्यादा एक तो आबादी है, हमारे जो बॉर्डर है वो इतना लंबा चौड़ा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका उनको एडवांटेज है, हमारे पास नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि उनका इंटेलिजेंस, उनका टेक्नोलॉजी, उनकी बाकी चीज़ें फार बेटर हैं। लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं हमारे यहाँ भी। सर अमन आर्यन जी का सवाल है, सर क्या रॉ के आदमी अभी भी पाकिस्तान में होंगे? क्योंकि आपने एक बार बताया था कि कई रॉ के एजेंट्स को मार दिया गया था न्यूक्लियर बम वाली एक स्टोरी में। अमन आर्या जी, जो हालात हैं आजकल, जो वक्त है, हर देश दूसरे देश में जासूसी करता है, हर देश दूसरे देश में अपने एजेंट रखता है, अलग अलग लेवल पर रखता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये कौन कहाँ किस रूप में किस नाम में काम कर रहा है, ये ना मैं आपको बता सकता हूँ, ना आपको पता होगा, ना और जो एजेंसियाँ जो इससे जुड़ी हुई हैं वो भी जाहिर सी बात नहीं बताएंगे, क्योंकि ये सब बहुत राज होता। अगर जासूसी की दुनिया की सारी चीज़ें आम हो जाए तो फिर जासूस है ही क्यों, फिर सीक्रेट सर्विसेज नाम क्यों, फिर तो सब कुछ ओपन होना चाहिए। सर संख्या मिश्रा जी का सवाल है, सर क्या मुशर्रफ ने कुछ नवाज शरीफ को कुछ ब्रीफिंग दी थी, कुछ भी ब्रीफिंग दी हो? उस वक्त लगातार ये था कि नवाज शरीफ इनकार कर रहे थे, पाकिस्तान का हाथ नहीं है, उन्हें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कहते हैं कि नवाज शरीफ को सत्ता से बेदखल करने का मुशर्रफ पहले ही सब कुछ ठान चुके थे, तो इसलिए उसके बाद ये होता भी है। तो जो कुछ हो रहा था, जो जितनी भी बुक्स आई हैं इस पर, पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से भी जो डिफेंस के या बाकी एक्सपर्ट्स ने लिखे हैं, उसमें यही है कि कई चीज़ें थी जिसमें कि नवाज शरीफ से मुशर्रफ ने कभी कुछ पूछा ही नहीं इस बारे में। सर अनूप चतुर्वेदी, इनका सवाल है सर कि कारगिल के समय क्या अमेरिका ने अपना नेविगेशन सिस्टम देने से मना कर दिया था? इस बात में कितनी सच्चाई है? अनूप साहब, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि नेविगेशन सिस्टम देने से मना किया था। एक बार मैं चेक करता हूँ, पता करता हूँ, फिर बताऊँगा। सर मोहित गोस्वामी जी को बेटी हुई है 21 तारीख को, बहुत देर से। मोहित गोस्वामी साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। घर में आपकी बिटिया लक्ष्मी आई है। माँ बेटी दोनों हमेशा अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, आप लोग खुश रहें। बहुत बहुत बधाई। आसिम का भी आज हाँ, क्राइम टीम के हमारे ख़ास दीपक बता रहा, उसका दोस्त है, इसलिए आसिम का भी आज बर्थडे आज, इसलिए उसने छुट्टी ली है। पहले मुझे मालूम नहीं था, तो अब छुट्टी लेकर गया है। वरना तो यहाँ लोग फिर कबाब बिरयानी उससे मांगते, लेकिन अब वो पता नहीं कल परसों लाएगा कि नहीं। अच्छा, ओके। सर ये क्या पूछ रहे हैं कि सर इंडियन आर्मी जीतने के बाद आगे क्यों नहीं बढ़ी?
प्रखर मालवीय जी, उसके बाद ये था कि हमें ये कहा गया था, साफ उस वक्त इंस्ट्रक्शन था भारतीय सेना को कि आप LOC क्रॉस नहीं करेंगे, आप पाकिस्तानी पे सबको खदेड़ेंगे, निकालेंगे, अपनी जगह खाली कराएंगे, क्योंकि वो 8-9 किलोमीटर अंदर आ गए थे। लेकिन हम उन चीज़ों का उल्लंघन नहीं करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी की तरफ से भी साफ इंस्ट्रक्शन था कि आप LOC क्रॉस करके नहीं जाएंगे। और ये जनरल VP मलिक ने अपने बुक में भी लिखा, और उन्होंने लिखा है कि मैं आप सोचता हूँ कि काश अगर हमें इजाज़त होती तो बेहतर होता, हम उनके बहुत सारे इलाके को हम कब्ज़ा कर लेते और जीत भी लेते। लेकिन उस वक्त की पॉलिसी ये थी, आदेश यही था कि हम LOC के उस पार जाकर कुछ नहीं करेंगे, तो इसलिए हाथ बंधे हुए थे सेना के और इसलिए क्रॉस नहीं किया। सर, कनिष्क दुबे और कई लोगों का सवाल है सर कि UN हर मसले पे अपनी टांग अड़ाता है, क्या इस मसले पे UN ने कुछ किया था? कनिष्क साहब, बाकी जितने लोग सवाल कर रहे हैं, UN नहीं बल्कि अमेरिका तक ने फिर पाकिस्तान को हड़काया था। नवाज शरीफ इसके बाद अमेरिका गए थे, और इत्तेफाक से नवाज शरीफ जिस दिन अमेरिका में थे उस दिन टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया जा रहा था, और कहते हैं कि उस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ वहीं उनको मिली थी। और फिर अब जाहिर सी बात है, पूरी फजीयत थी। टाइगर हिल पे तिरंगा लहराने का मतलब है कि पाकिस्तानी आर्मी की बुरी तरह से शिकस्त मात, तो वो बड़े कहा गया कि डांट भी पड़ी थी, सब कुछ हुआ था। लेकिन फिर कई लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ खामोखा का डांट खा रहे थे, क्योंकि असली जो मास्टरमाइंड, असली जो सारा गेम कर रहा था वो तो परवेज़ मुशर्रफ, नवाज शरीफ को तो अंधेरे में रखा गया और वो खामोखा इधर उधर बस डांट ही खाते रहे। सर, कई लोग जानना चाह रहे हैं कि सर कारगिल के ऊपर कौन कौन सी आप स्टोरी और अलग से सुनाने वाले? चलिए मैं आपको अलग से किसी दिन कारगिल के ऊपर सुनाता हूँ। आज मुझे लगा कि थोड़ा डिफरेंट सुनाऊँ, ताकि आपको थोड़ा कुछ नई कोशिश करता हूँ सुनाने की, इसलिए सुनाया। जल्दी आपको सुनाता हूँ अलग अलग वीरता की बाकी कहानियाँ, कुछ दिलचस्प भी हैं, तो बस इंतज़ार कीजिए। आज इतना ही, कल मुलाकात होगी फिर रात 9 बजे। तब तक थैंक यू वेरी मच।